चलिए चलिए आइए अब हम लोग कितना पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 कितना 1। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके, क्या पढ़े, अध्याय 8 हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, अध्याय 8 पढ़े जिसमें चैप्टर का नाम क्या था, त्रिकोणमितीय परिचय, यही नाम था। इसको कंप्लीट कर लिए, इसका वीडियो यूट्यूब पर भी आ गया। अब हम जानते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जो अध्याय 8 है, 1 है। वास्तविक संख्या जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमेय संख्या, कौन सा, परिमेय संख्या और क्या, अपरिमेय संख्या के मिलने से कौन बनती है, वास्तविक संख्या बनती। अगर हम वास्तविक संख्या के डिफिनेशन कहेंगे, किसका डिफिनेशन, वास्तविक संख्या के, तो वास्तविक संख्या के डिफिनेशन यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। अब बात रही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, किसका किसका, परिमेय और अपरिमेय। ये सब तो हम पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब तो पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये सब तो याद होना चाहिए पहले से। लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, किसको किसके रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और देखिए क्या चीज, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, किसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q। यानी कि अगर हम P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी अर्थात कहने का मतलब कि 0 बटा 1, यानी कहने का मतलब कि P बराबर 0 हो गया, Q बराबर कितना हो गया, 1, तो हम इसको कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर 1 बटा 0 लिख दे तो हमारे पास P बराबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और Q बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिफिनेशन में E अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये वाला कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P के जगह कितना हो गया, 1, और Q के जगह कितना हो गया, 0। लेकिन हमारे डिफिनेशन में क्या कहता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर Q के जगह 0 आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या है कि परिमेय संख्या के डिफिनेशन में होता ही है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक तो है लेकिन Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल में जो होता है दशमलव में आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर हम 1 बटा 0 लिख दिए, P बटा Q के रूप में है लिखल, लेकिन Q के जगह कुछ हो गया इसमें 0, इस चलते ये अपरिमेय संख्या हो गया। पाई भी देखिए, पाई भी हमारा एक परिमेय संख्या है, पाई का वैल्यू कुछ अपरिमेय संख्या है, पाई का वैल्यू कुछ होता है 22/7, लेकिन 7 से 22 में डिवाइड कीजिएगा तो आपको कभी कटबे नहीं करेगा। वैसी संख्या अगर हम क्या करेंगे कि अगर 1 बटा 2 लिख दिए तो 2 से हम डिवाइड करते हैं 1 में, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 0.5 बार में। ये तो पॉइंटे में कटा लेकिन निश्चिंत रूप से कट गया, इस चलते ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको भाग देते नहीं कटता,
क्या होता, नहीं कटता, हमेशा लगते जाता भाग लगते जाता, तब पर भी कुछ हो जाता, अपरिमेय संख्या होता है। पॉइंट में भी कट जाए, पूरे कट जाए, तब वो परिमेय, लेकिन पॉइंट में कटता नहीं है, पॉइंट हम दे दिए, पॉइंट में भाग भी कर दिए, नहीं कट रहा है, तो कुछ हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से नहीं कटता है। दशमलव में जैसे वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 हो गया तो ये परिमेय हो जाएगा। अगर हम ये 2 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा जल्दी। 2 का वर्गमूल कितना होता है, 1.73 के लगभग या 4 के लगभग होता है शायद। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय, ये पॉइंट में आ गया, ये कट भी नहीं करेगा, ठीक ना। जब नहीं कटेगा तो हमारा कुछ हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं, जिसका वर्गमूल दशमलव में आए, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए हम क्या करते हैं, इसमें एक वैज्ञानिक थे। देखिए एक चीज और है, क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ये सब चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए अंक गणित के आधारभूत परिमेय में क्या होता है कि जैसे हम LCM, HCF ये सब पढ़े हैं, गुणनखंड, LCM जैसा ही गुणनखंड होता है। जैसे मान के चलिए कि हम ले लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 16 ले लिए, क्या ले लिए, 16। तो 16 का अगर हम इसको क्या करते हैं कि बनाते हैं, देखिए तो कितना से, 2 से डिवाइड करेंगे। पहले एलसीएम करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से तो नहीं कर सकते हैं, 2 से नहीं लगता है तो कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से, इसे बढ़ते जाएंगे ना। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 बार में। फिर 2 से लगा सकते हैं, कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 से कर सकते हैं, कितना बार में, 2 बार में। ये ना हो जाएगा। तो 16 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला चलेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 कैगो हमारे पास मिल गया, तो 2 के पावर 4 हो गया ना। ये इस तरह से हमको पढ़ते चलना है। अच्छा अभी और चलिए, वास्तविक संख्या ये सब देखे लिए। एक वैज्ञानिक थे, देखो यहाँ वैज्ञानिक क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ये वैज्ञानिक थे। देखिए इनके बारे में क्या कहता है, इनके बारे में कहता है कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय के रूप में विख्यात होने से पहले परिमेय कितना, 1.2 का संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक इतना में साध्य 14 के रूप में हुआ था, परंतु इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक और वैज्ञानिक थे, कौन सा, देखिए यहाँ यूक्लिड। इनका कहना था क्या चीज, इनका कहना था जैसे हम लोग भागा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भागा, देखिए भाग में पढ़ते हैं, जैसे अगर हम 2 से भाग देते 7 में दे दिए, कितना बार में लगेगा, 3 दूना के बचेगा कितना, तो 7 के बदला में हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 प्लस, ये लिखेंगे। इस 7 को क्या कहेंगे, भाज्य। एक को क्या, एक को क्या कहते हैं, एक को कहेंगे शेषफल, इसको क्या कहते हैं, भागफल, इसको क्या कहेंगे, भाजक, भाज्य, और इसको
देखिए शेषफल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसको क्या से डिनोट करते हैं? Q से। और इसको क्या से डिनोट करेंगे? B से। और इसको नहीं, इसको P से और इसको B से। ठीक, तो ये यूक्लिड का एक सूत्र बन जाता है। क्या हो जाता है कि P बराबर BQ प्लस इसको A से सूचित करते हैं। A बराबर BQ प्लस कितना? R। A बराबर BQ प्लस R। ये वाला जो चैप्टर जो है ना, आप लोग के हटा दिया। यूक्लिड जो पढ़ना था ये वाला E हटा दिया। इसमें भी देखिए A बराबर क्या हो जाता है? BQ प्लस R। ये किनके तहत था? यूक्लिड नामक वैज्ञानिक के तहत। ये जो पढ़ना था एक्सरसाइज 1.1 में, जो पिछल का बुक देखिएगा तो 1.1 में ये फॉर्मूला के तहत पढ़ना था। क्या चीज? HCF इसी के अनुसार निकालना था, लेकिन ये अब हमारे चैप्टर में नहीं है, नया वाला बुक में नहीं है। तो यहाँ जो है इनसे पहले कौन वैज्ञानिक आए थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कितना समय से चले? 1777 से 1855 तक। नहीं, एक देखिए इन्होंने क्या किया कि एक प्रमेय दिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी तुरंत जैसे बताए, हम क्या बताए, जैसे 16 को हम लिख सकते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 है ना, ये भाज्य संख्या हो गया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? 2 के पावर 4 यही कह सकते हैं। ये कौन सी कह सकते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार से हम इस तरह से किसी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छाप लेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमेय में लिख लेंगे। प्रमेय में लिखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, लिख के डैश देंगे। अंक गणित की बोले तो वास्तविक संख्या जानिए, उसको भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। इसके बाद लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। अपरिमेय संख्या को क्या लिखेंगे? जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा जिसका वर्गमूल दशमलव में है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला हेडिंग देंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसको लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलिए हो गया ये वाला। आगे चले ना। देखिए एक चीज और देखिए, जैसे कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है, कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए, जैसे कहने का मतलब कि अगर हम जानते हैं कि नहीं परिमेय संख्या है, किसी में डिवाइड किए तो उसका शेषफल जो आना चाहिए कुछ होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो हमारा कुछ हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए हमारे पास क्या चाहिए? तो 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होगा, तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा। क्या चीज? 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि उसका गुणनखंड पूरे लग जाएगा, उसमें कोई शेषफल 1 2 3 4 5 ये सब नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। 2 के पावर m या 5 के पावर n। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर हम मान के चलिए कि हम 8 को लेते हैं, क्या लेते हैं? 8 को लेते हैं, तो 8 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर 1 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का कोई वैल्यू नहीं। तो चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि 8 के बदला हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3। तो 2 तो 2 मिल गया, m के जगह पावर कितना दिए थे, तो m के जगह पावर कितना हो गया? 3। अगर इसी को हम कर सके, जैसे 25 लेते हैं, तो 25 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? तो 25 के बदला में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, यानी कि 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2। ये तो इस तरह से पावर में दे दिया, पावर कितना हुआ सकता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए? 2 और 5। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि 12 ले लिए, तो 12 में ले लिए तो कितना लगेंगे? 2 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो 12 के बदला में क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3, यानी कि 2 के पावर 2 और गुने कितना? 3। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 1। तो ये अंक 12 जो होता है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा।
अगर इसका हम पूरे डिवाइड करना चाहे, कोई चीज करना चाहे, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होगा? जब 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप का होगा, तो वही संख्या को हम 0 पर समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये भी प्रमेय हमको पढ़ना था कि गुणनखंड के रूप में ऐसा होना चाहिए। डॉट का मतलब यह गुना है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि ये 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, हमको सिर्फ पहुंचे होना चाहिए 2 या 5। चाहे सारा 2 मिल जाए तब भी चलेगा, सारा 5 मिल जाए तब भी चलेगा। उसके साथ अगर मिश्रित 2 और 5 के साथ कोई भी संख्या मिश्रित हो जाएगा 2 और 5 के अलावा, तो वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात समझे? जैसे इसमें देखिए क्या हो गया, 2 तो मिला लेकिन इसके साथ कुछ मिल गया, 3 भी मिल गया, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। या तो हमको 2 और 5 मिलना चाहिए, या फिर 2 मिलना चाहिए, न तो 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी नोट पॉइंट में लिख लेंगे। यह लिखेंगे वह संख्या जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा, तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा। हो गया? देखिए एक फॉर्मूला और जानते हैं, एक फॉर्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे HCF AB, A और B कहने का मतलब है कोई संख्या आएगा, A और B की जगह कोई संख्या आएगा, गुने LCM AB बराबर में A गुने B। कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के लिए HCF A इंटू B, LCM A इंटू B बराबर A गुने B। ये हमारे पास सूत्र होता है। इससे हमारे पास 2 सूत्र प्राप्त होगा। जैसे HCF A इंटू B बराबर A गुने B है, इधर ही गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो LCM A B। दूसर का नंबर में क्या आ सकते हैं, HCF बराबर निकाल दिए, अगर LCM A B बराबर क्या आ सकते हैं, A गुने B बटा में क्या हो जाएगा, HCF A B। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया नहीं गया, इसी से निकला 2 फॉर्मूला, HCF A इंटू B गुने LCM A इंटू में AB बराबर A गुने B। इससे 2 फॉर्मूला। अगर हम HCF बराबर निकालना चाहे तो LCM को उधर भगा दिए, LCM बराबर निकालना चाहे तो HCF को उधर भगा दिए। ये भी फॉर्मूला लिख लेंगे। ये तो हो गया। और इसमें जान गए A और B क्या है, A और B क्या है, कोई संख्या रहेगा। क्या रहेगा, संख्या। जैसे संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। नहीं, A की जगह भी कोई संख्या रहेगा, B की जगह भी कोई संख्या रहेगा।
चलिए एक्सरसाइज कितना पे चलते हैं, एक। जो हमारे पास पीछे था हम उसके बारे में बता दिए। पहले चैप्टर के नाम क्या था, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं वो भी जान गए, किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिश्रित होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q का क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए और q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसका वर्गमूल क्या चीज में आना चाहिए, दशमलव में आना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में भी जान गए कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। नहीं और क्या, और ये फॉर्मूला क्या पढ़े, तो एक फॉर्मूला पढ़े कि एलसीएम a इंटू बी गुने एलसीएम a इंटू बी बराबर a गुने b होता है, पढ़े ना। उससे हम 2 फॉर्मूला भी तुरंत निकाले हैं। आगे देखिए क्या है सवाल में कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। पहला सवाल क्या है आपके पास, तो 140। तो 140 है, तो 140 का देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 140 का एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना से लगाएंगे, 2 से, तो कितना बार में लगेगा 70, फिर 2 से लगाएंगे, फिर लगेगा कितना से 5 से, और लगेगा 7 से लगा देंगे, तो 7 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 140 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 7, ये नहीं लिख सकते हैं। तो 2 हमारे पास कितना है, 2 ठो, 2 कितना है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, 5 गुने 7, यही आपका कितना हो गया आंसर हो जाए। 140 है, 14 नहीं है, देखिए है। इस तरह से सब बन जाएगा, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। चले आगे, ये बना लेंगे ना, 156 38 25 5005 7429 बन जाएगा ना। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसको नहीं पता चलेगा, इसको जो है क्या करेंगे कि अलग अलग इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसी जगह पर अलग साइड में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चले आगे, देखिए दूसरा का सवाल में क्या कर रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। पहला सवाल में क्या दे दिया आपको, 26 और कितना 91 इन है। पहले 26 के हम लिख सकते हैं, तो 26 के बदला में क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 से लगा सकते हैं इसमें, तो 2 गुने कितना लिख देंगे 13, फिर कितना है 91, बोलो कितना से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, क्या कि विषम संख्या है। एक चीज और जानिए, अगर सम संख्या कोई रहता है तो उसमें तो 2 से हमको भाग लग सकता है। जैसे 26 था तो 26 में 2 से भाग लग जाएगा, बचा कितना 13। अब 13 तो विषम संख्या होगी, इसमें लगेगा नहीं, 1 से लग सकता है, तो 1 का कोई तो वैल्यू नहीं रहता है गुना में। 91 है तो 91 भी हमारे कैसे हो गया, विषम संख्या है, इसमें सम संख्या से तो लगने वाली बात नहीं है। तो हम 3 से लगाएंगे तो 3 से तो लगेगा नहीं, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 से तो लगेगा नहीं, 7 से लग जाएगा। 13 7 कितना होता है, लग जाएगा। निकालने के लिए क्या कह रहा है, HCF और LCM, यानी कि महत्तम लघुत्तम दोनों है, ये ना है। तो चलिए इसको निकाल दीजिए, HCF, तो HCF निकाल दीजिए। HCF निकालने के लिए होता क्या है, दोनों का तो गुणनखंड हम कर दिए, तो गुणनखंड कर दिए तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा कुछ हो जाएगा, HCF होगा।
दोनों में जो कॉमन रहेगा, जैसे देखिए इसमें 2 है तो इसमें तो 2 नहीं है, इसमें पहला 26 में क्या है 2 गुने 13, इसमें 91 में क्या है 7 गुने 13, तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 का तो काम में खत्म हो गया। अब देखिए 13 इसमें है तो 13 भी इसमें है, तो दोनों में कॉमन है 13, जब दोनों में कॉमन 13 है तो 1 और 13 को हम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 को रहेगा तो 1 को निकाल लेंगे, कॉमन निकलता है, 2 चीज रहता है तो 1 ही निकलता है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए 7 है इसमें तो 7 इसमें नहीं है, 13 इसमें था तो 13 इसमें भी था, तो दोनों में 13 13 मिल गया, तो ये को हम 13 निकाल दिए, तो यही मेरा कुछ हो गया HCF हो गया। अब LCM में देखिए, LCM में क्या होता है, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो लिखेंगे पहले, अगर दोनों में 2 रहता तो 1 को 2 लेते। इसमें 7 है तो इसमें भी 7 नहीं है, तो 7 भी ले लेंगे, हम ले लेंगे। इसमें 13 है इसमें भी 13 है, तो ये क्या को 13 लेंगे, 1 ठो, 13 सते 91, और 91 दूना बोलो 91 में 2 से गुना करते तो 2 एकम 2, 9 दूना के 18, 182, ई भी आंसर। तो HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब क्या कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो देखिए जांच यहां हम करते हैं, जांच कर दे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या हमारे पास कौन कौन है 26 और 91, 26 और 91 का गुना कीजिए, 26 गुने कितना करेंगे 91, तो 6 2 यही ना, 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होता है 23, चलो जोड़ दो इसको, 6 6 3 2, इसको गुना किए तो कितना आ गया 23 66। अब हमारे पास 2 को संख्या गुना कर दिए, बचा क्या LCM कह रहा है, LCM गुने HCF गुने LCM, तो HCF हमारे पास कितना है 13 है, और LCM हमारे पास कितना है 182, गुना करो 13 दूना 2 से गुना करो 3 दूना 6, 2 एकम 2, 8 से 8 तरीके 24, बचा कितना 2, और 8 एकम 8 और 2 10, यही ना, 3 1 6 6 3 2। अब ये देखिए लिखेंगे HCF गुने LCM बराबर, तो HCF कितना 13, LCM कितना 182, गुना किया कितना आया 23 66, 23 66। देखिए दोनों सेम है, कौन कौन, 2 संख्या का गुणनफल भी कितना आया 23 66, और HCF और LCM गुना किए तो कितना आया 23 66। तो हमारे पास क्या कर सकता है, कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF LCM है, तो हम दोनों पे जांच किए, तो जांच किए 2 संख्या ले लिए, कौन कौन 26 गुने 91, तो हमारे पास कितना आया 23 66, और HCF गुने LCM किए तो कितना आया 13 गुने 182 किए तो कितना आया 23 66, तो जांच में हमारा सही है, तो हम लिख सकते हैं, बस यही जांच। कोई दिक्कत, जांच कर लेंगे ना। और तो हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, आगे भी बना सकते हैं 510 और 92 का, इसको भी बना लेंगे, ये सब आपको होमवर्क में छोड़ते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्या है तीसरा का सवाल में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितना है 12, 15 और कितना 21 है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो चलिए 12, तो 12 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। जैसे 12 का एलसीएम निकाल दो ना, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से तो 6, 2 से लेकर तो कितना 3, तो ये नहीं लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब हमारे पास कितना है 15, 15 के लगाएंगे तो 3 से लगेगा ना जी, क्या कि विषम संख्या है तो कितना बचेगा 5। तो 15 के बदला में क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। और हमारे पास कितना है 21, 21 का निकाल दो, 21 के निकालोगे तो कितना से लगाओगे 3 से लगाओगे 70 21, तो कितना लिखेंगे 3 गुने 7। अब यहाँ ध्यान दो क्या क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में क्या पहले हम क्या बताएं कि जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो बताओ इसमें 2 है तो बाकी कोई में 2 नहीं है, नहीं ना है। इसमें 3 है तो सब में 3 है, तो कै गो 3 है एक कहे गो 3 है, तो ये गो 3 तो हम निकाल लेंगे। अब ध्यान दो इसमें 5 है तो कोई में 5 नहीं है, इसमें 7 है तो कोई में 7 नहीं है। तो ये मेरा ये हो गया एचसीएफ हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो कच्ची एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे ध्यान दो 2, तो 2 कहीं नहीं है तो दोनों तो 2 लिखेंगे। 3 तीनों में है तो एक 3 लिख देंगे। अब 5 भी कहीं नहीं है एक ही जगह है तो 5 लिखेंगे। 7 कहीं नहीं है तो एक ही जगह है तो 7 लिख लेंगे। गुना करो 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और बचा 3 तो 14 तिया 42 420। कोई दिक्कत नहीं, आगे बना सकते हैं। 17, 23, 29 को 8, 9, 25 को बन जाएगा बाबू। चले आगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है? जितना भी छोड़े हैं कौन कौन छोड़े देखिए, इसमें भी छोड़े हैं, पहला सवाल में भी छोड़ दिए हैं, छोड़े हैं। और किसमें छोड़े दूसरा में भी छोड़ दिए हैं और तीसरा में भी छोड़े हैं, दोनों बन जाएगा। ये सब बताने की कोई जरूरी नहीं, ये सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं वो आप लोग तो 10th क्लास का स्टूडेंट भी होगा, ये तो बनना भी चाहिए। ये सब 1 नंबर का सवाल है। आगे देखिए चौथा सवाल में क्या कर रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दिया 9। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। नहीं देखिए क्या दिया हुआ है कि HCF 306 657 बराबर कितना 9। अब LCM 306 657 बराबर कितना होगा। नहीं अभी फॉर्मूला बताए, हम पीछे फॉर्मूला लिखवाए, क्या लिखवाए एलसीएम हमको ज्ञात करना था। एलसीएम वाला फॉर्मूला लेंगे A इंटू बी बराबर A गुने बी बटा में HCF A इंटू बी, ये ना फॉर्मूला लिखवा है, नहीं बोल रहे हैं लिखवा है। तो चूंकि हम इतना जानते हैं कि एलसीएम A B बराबर क्या जानते हैं A गुने बी बटा में HCF A B। बताए थे ना A और B के जगह कोई संख्या होना चाहिए था, देखिए संख्या दोनों में सेम है। चलिए इसी पर बैठाते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा LCM A की जगह कितना 306
बी के जगह कितना है 657 बराबर में ए गुने बी, तो ए के जगह 306 और 657 और बटा में HCF कितना 306 ना 306 और कितना है 657। बताओ ए नहीं निकालना है, LCM 306 657 बराबर ए के जगह कितना हो गया 306, फॉर्मूला पर बिठा रहे हैं 306, बी के जगह कितना है 657, फिर HCF ए के जगह 306 657, इस 306 और 657 और बटा में कितना, इसका वैल्यू कितना देवल है 9, ऊपर ऊपर गुना करके 9 से भाग दे सकते हैं, ये तो गुना कर लेंगे ना आप, भागा भी देने आता है ना, कोई दिक्कत, तो इसको तो बना सकते हैं। चलिए इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 10 42 और बटा में कितना 9, इसको काट दीजिए कितना बार में 22 33 8 22 33 8 इतना बार में कर जाएगा, यही हमारा कुछ हो गया LCM। नहीं कितना कितना का LCM, तो 306 और 657 का LCM हो गया 22 33 8। कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में जो भी बचा हुआ है, ठीक है, टाइम हो चुका है अगले क्लास के लिए, तो जितना भी होमवर्क में छोड़े हैं ठीक उसको कंप्लीट करना है, कर लेंगे।